This conference will now be recorded. So today we are into part D. We have already covered up till part C. 50% कोर्स हमारा हो गया है. एग्जाम की डेट भी आपकी आ गई है, आने की बेसिकली एक्सटेंशन आ गई है 16 तक. मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर 16 को ही होगा. सो वी आर इन गुड शेप. 50% कोर्स आपका हो गया, 50% रहता है. सो टुडे इन पार्ट डी बेसिकली दो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ब्रेक इवन एनालिसिस और लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस. आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेंगे, कल हम लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस कर लेंगे और हमारा पार्ट टी भी कंप्लीट हो जाएगा, व्हिच मींस वी विल बी ending up with 65% of the syllabus by tomorrow, inshallah. Now, break-even analysis is relatively easier topic. मेरे ख्याल में अगर मैं आपसे पूछूं तो definitely as compared to investment appraisal and as compared to variance analysis, this is relatively easy. लेकिन ये जितना आसान है उतना मुश्किल भी हो सकता है. और आज मैंने जो रिजोर्स पिक किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा उसको थोड़ा स्कैन करने में. मैंने प्रैक्टिस पोर्टल में तो आसान सवाल डाले हैं, लाइक उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम टू हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है. बट यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे कि P1 सीमा का रिजोर्स और कैप्लन ACC का रिजोर्स यूज करते हुए कुछ हार्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस कर लें. उससे पहले लास्ट टाइम क्वेश्चन तो समझ से ही बाहर था जी. बिल्कुल राहत, ये CVP के क्वेश्चंस जो हैं जब एग्जामिनर मुश्किल बनाने पे आता है तो उसके पास बहुत मार्जिन होता है यहाँ पे. बट राइट नाउ अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इक्वली ज्यादा मार्जिन होता है. तो अभी फिलहाल आप पिछली अटेम्प्ट्स को जहन में ना लेके आए और अभी एक दफा हम इस चैप्टर को, मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा आज. मैंने सोचा हुआ है कि मैं सिर्फ एक दफा आइटम स्टिक करता जाता हूँ और अगर आपने उसमें से कोई बात मेरे से पूछनी है थ्योरेटिकली तो आप मेरे से पूछ लें, अदरवाइज मैं जस्ट टिक करता हुआ आगे निकल जाऊंगा कि हमने ये एक दफा देख लिया है. ठीक है. So starting with the break-even analysis, we know that the most important thing initially for any business is break-even, no profit, no loss situation. और उस break-even को हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे contribution margin equals fixed cost होता है और वहाँ पे total revenue equals total cost होता है और वहाँ पे no profit, no loss situation होती है. तो बेसिकली ये आपको कॉन्सेप्ट आता है. आपको ये भी पता है कि अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है. ठीक है, मैंने इसलिए कहा है कि मैं इसको बस टिक करता हुआ गुजर जाऊंगा. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, अगर तो सवाल बहुत स्पेसिफिक टू सर्टेन क्वेश्चन है तो वो बेशक ना पूछें, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपको समझाने में और मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा. अगर बड़ा स्पेसिफिक कोई पास्ट पेपर से रिलेटेड या आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, कोई जनरल क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट अगर आपने क्लियर करना है तो मेरे से पूछ सकते हैं. तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे यूनिट्स में. अगर आपने डॉलर्स में निकालना है तो आपको पता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड कर देते हो. तो इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप यहाँ पे वर्ड ले लेते हो CM रेशियो का, व्हिच इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अच्छा ब्रेक इवन नहीं बल्कि अगर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए हो जिसको हम कहते हैं टारगेट प्रॉफिट, तो टारगेट प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट में आप वो टारगेट प्रॉफिट जमा कर देते हो और CM पर यूनिट पे डिवाइड कर देते हो और अगर आपने डॉलर्स में निकालना है तो CM रेशियो पे डिवाइड कर देते हो. फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के. अगर आपको कहा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि आप ब्रेक इवन से कितना ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो एक्चुअल ऑपरेट कर रहे हैं या बजटेड ऑपरेट कर रहे हैं. तो जितना आप ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी से ऊपर होंगे उतना आप ज्यादा सेफ होंगे, क्योंकि उतना आप प्रॉफिट जोन में होंगे. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमने सिंपल डॉलर्स में या यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. बजटेड यूनिट्स, बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. और अगर आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको इसको एक दफा फिर बजटेड सेल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो परसेंटेज में भी एक्सप्रेस हो जाएगा. CS रेशियो ऊपर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे CS रेशियो का फॉर्मूला आ गया. मैं ऊपर बता चुका हूँ कि अगर रेवेन्यू में निकालना हो तो आपको फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो पे डिवाइड करना है और अगर टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू में निकालना हो तो आपने
टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ये तमाम बातें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आती होंगी, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्राफ को भी एक दफ़ा नज़र मार लें, क्योंकि ग्राफ आपको बनाने को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ग्राफ आपसे पूछा ज़रूर जा सकता है, और मैंने आपको प्रैक्टिस पोर्टल पे 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के भी दिए हैं, ताकि ग्राफ को आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ये आपकी कॉस्ट और रेवेन्यूज़ हैं, ये आपका डेफिनेटली रेवेन्यू का कर्व है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप। ये आपका कॉस्ट का कर्व है स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स कॉस्ट एंड गोइंग अप। सर्टेन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, इससे नीचे का लॉस का एरिया है, इससे ऊपर का प्रॉफिट का एरिया है। यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू ब्रेक इवन आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये डॉलर्स ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चंस कुछ मैंने दिए हैं वहाँ पे प्रैक्टिस पोर्टल में, तो वो आपसे पूछते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, या ये वाला एरिया ये क्या है, या फिर ये वाला एरिया क्या है। तो बेसिकली आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस चीज की है और दो लाइंस का फर्क क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे यहाँ से इस वक्त पूछूं, तो मुझे जरा इसका जवाब चाहिए, आप फटाफट टाइप कर दीजिएगा, टाइम ना लगाइएगा, क्योंकि हमने आपको पता है थोड़े टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका और इसका डिफरेंस क्या है, अच्छा वो तो खैर खुद ही लिखा हुआ है वहां पे, वो उसने वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है। चले मैं फिर इस सवाल को एक और एंड से पूछता हूँ कि इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा? हरी आप जल्दी से। जी, तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो बस इतना आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर वो आपको इस ग्राफ के ऊपर किसी भी जगह पे निशान लगा के पूछे, या किसी दो जगहों के दरमियान, मिसाल के तौर पर जब उसने ये पूछा कि ये क्या है, तो साथ ही लिखा हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपसे भी पूछ सकता है कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, जो कि एक्चुअल सेल है और ब्रेक इवन सेल है, इन दो पॉइंट्स का फर्क क्या है, यानी कि इन दो पॉइंट्स का फर्क क्या है, इन दो पॉइंट्स का फर्क क्या है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको पता भी है। आगे चलते हैं। तो एक और ग्राफ होता है, उसको हम कहते हैं पीवी ग्राफ, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। तो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ जो है वो इस तरीके से एक्सप्रेस होता है कि हम यहाँ पे यूनिट्स एक्सप्रेस कर देते हैं, ये आपका बेसिकली लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स, ये ओरिजिन हो गया 0, और इसके नीचे लॉस और इसके ऊपर प्रॉफिट। तो बेसिकली ये प्रॉफिट लॉस को पिच कर रहा होता है, प्रॉफिट लॉस को पिच कर रहा होता है अगेंस्ट वॉल्यूम। अब आपको पता है जब वॉल्यूम 0 होगा तो हमारे पास लॉस हो रहा होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। जरा क्विकली जवाब दे दें यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है -20, ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप कोई यूनिट नहीं बेच रहे होते तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी लॉस में कन्वर्ट हो रही होती है। तो अगर वो आपसे पूछे ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट फिक्स कॉस्ट है। आहिस्ता आहिस्ता फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, लॉस कम होना शुरू होता है, एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन आ जाता है। ये अगर वो आपसे पूछ रहा है तो ये ब्रेक इवन है। इससे आगे जाते हैं तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो ये प्रॉफिट का जोन है। तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी वो आपसे पूछ सकता है समहाउ, वो आपको किसी भी पॉइंट पे निशान लगा के आपसे पूछ सकता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ की भी जो है वो लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है जी। बनाना आना जरूरी नहीं है, बनाने को वो नहीं दे सकता, इवन जो पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें भी वो ग्राफ बनाने को नहीं देता। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो मेकिंग है उस पर नहीं जाते, ठीक हो गया जी। इसके बाद अब आ जाए मल्टी प्रोडक्ट पे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को मल्टी प्रोडक्ट में। वैसे तो मल्टी प्रोडक्ट ना कहीं पे लिखा नहीं हुआ आपकी आउटलाइन में, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर आपका एग्जामिन कर लेता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मल्टी प्रोडक्ट असल में तो एसएमए का जो है वो टॉपिक है, एसएमए में ज्यादा उसको एग्जामिन करना चाहिए, बट पास पेपर्स में मल्टी प्रोडक्ट भी आता है। तो मल्टी प्रोडक्ट जो है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होती है उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स के, लेट से 3 प्रोडक्ट्स हैं और इनका ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 10, 20, 30।
तो अगर मैं इसका सिंपल एवरेज लूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, तो मैं 10 जमा 20 जमा 30 करूंगा और 60 को 3 पे तकसीम करूंगा, तो इसका एवरेज 20 आ जाएगा। ये तो होगी सिंपल एवरेज। तो वो कहते हैं ना, आपने सिंपल एवरेज नहीं लेनी, आपने वेटेड एवरेज लेनी है। अब वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने इसको वेट असाइन करना है। अच्छा, अब वेट नॉर्मली असाइन किए जाते हैं रिलेटिव टू देयर नंबर ऑफ यूनिट्स। मिसाल के तौर पे अगर इसके 1000 यूनिट्स हैं और इसके 2000 यूनिट्स हैं और इसके 4000 यूनिट्स हैं, तो समझ लें यही वेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टोटल, उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करोगे। तो सिंपली वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये होता है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लो और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल रेवेन्यू पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कि आप टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो टोटल रेवेन्यू पे, तो आपके पास वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात आपको यूनिट्स नहीं दिए होते, तो कहीं ना कहीं इस तरह का रेशो दी हुई होती है कि आप बेचते हो 2:3:5 में, ठीक है। तो ये एक समझ लें आपको एक रेशो दी हुई है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसी तरीके से वो वाले जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको 2 से 3 से और 5 से ज़रब दे देना है। तो 10 तो 20 हो गया, 20 से 60 हो गया, 30 5 150 हो गया, 150 जमा 60 210 और 230, और ये वाले वेट्स आप जमा कर लो, 5 3 8 और 2 10, तो इसकी वेटेड एवरेज आ जाएगी 23, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में निकाल लो। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस में, क्योंकि अब हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि वेटेड एवरेज सीएस रेशो पे डिवाइड करेंगे। हम वेटेड एवरेज सीएस रेशो की बजाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चे उसमें परेशान होते हैं। तो इसलिए अगर आपने करना है, लेट्स से, फिर अगर आप कहो कि जी अच्छा ये तो सर आ गया जवाब ब्रेक इवन रेवेन्यू में, ये तो डॉलर्स में जवाब आ गया, तो मैं उसको यूनिट्स में कैसे बताऊंगा, तो मैं तो यूनिट्स में निकालना चाहता हूँ। अगर आप यूनिट्स में निकालना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है कि डॉलर्स में निकाल कर उसकी सेल प्राइस पे डिवाइड करके यूनिट्स में बता दो। अगर आप वैसे डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो फिर अगर तो इन्फॉर्मेशन इजाजत देती है तो आप निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट पहले मिक्सेस में, ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकालोगे मिक्सेस में, और मिक्सेस का मतलब ये हुआ कि आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर मिक्स पे, ठीक है। आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स पे। हाँ, ये कौन कह रहा है जी, एम जी उसामा कह रहे हैं कि मल्टी प्रोडक्ट सिलेबस में नहीं है। जरा पीछे से जाके आप सवाल तो चेक करें, मल्टी प्रोडक्ट के आए हुए हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम में, मल्टी प्रोडक्ट एग्जामिन हुआ हुआ है। जरा मुझे कोई और भी कंफर्म कर दे कहीं मैं एसएमए और एमए को कंफ्यूज ना कर रहा हूँ। तो आप भी यही समझते हैं सारे के सारे? नहीं है? पक्की बात है? हैं भाई, हैं। मैं भी पास्ट पेपर खोल लेता हूँ, मैं अभी यही आपको बता रहा हूँ कि लिखा नहीं हुआ वहां पे मल्टी प्रोडक्ट। मैं लास्ट टाइम भी जब मुल्तान कैंपस में पढ़ा रहा था, मेरी बच्चों से यही बात होती थी, नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पास्ट पेपर में आते हैं और ये डेफिनेटली जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा अजाब बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम हर किस्म की तैयारी चूंकि कर रहे हैं, बेसिकली ये इतना भी अजाब नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। जिस तरह कल मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस के अजाब को थोड़ा सा कम किया है, तो ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का अजाब भी आपका कम हो जाएगा। बस एक दफा आप इसको इतना जरूर देख लें कि कल अगर कोई बड़ा मोटा सा क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल तो कर सके ना, बिल्कुल ही पता लगे आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है मल्टी। हाँ, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा वो तो अजाब बन जाएगा। अभी भी जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो अभी देखिएगा कि कितनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस हो सकती है। तो अगर नहीं भी है और आप समझते नहीं है, फिर भी समझ लें इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, फिर भी समझ लें। और समझाने वाली बात जो है वो मैंने आपको बता दी है कि आपने फिक्स कॉस्ट को वेटेड एवरेज सीएस रेशियो पे डिवाइड करना है, और अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट मिक्सेस में निकालना है तो फिर आपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स पे डिवाइड करना है, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट मिक्सेस में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उस मिक्सेस को आप फिर खुद ही कन्वर्ट कर लें। तो मिक्सेस वाली कहानी मैं थोड़ी सी आपको बताऊं ऐसे जरा समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा रेशो क्या है, 2:3:5। रेशो क्या है, 2:3:5। तो अब फर्ज कर लो आपका जवाब आता है 1000 मिक्सेस,
क्या जवाब आता है? 1000 मिक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने निकाला कि अगर हम तीनों प्रोडक्ट के 1000 मिक्सेस बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा, क्योंकि हमने जवाब निकालना ही मिक्सेस में था। याद रखें, यूनिट्स में डायरेक्टली जवाब नहीं आ सकता। तो जब आपका 1000 मिक्सेस आ गया तो आपने 2 को 1000 से, 3 को 1000 से और 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि आप 3000, 2000 इसके यूनिट्स, 3000 इसके यूनिट्स, 5000 इसके यूनिट्स बेचोगे। तो मिक्सेस से आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिक्सेस में निकालना पड़ेगा, फिर वो यूनिट्स में कन्वर्ट होंगे, या फिर आप डॉलर में निकाल के ब्रेक इवन पॉइंट उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग इट विद द सेलिंग प्राइस। ठीक है, बस इतना ही आपने इसके अंदर समझना है और इतना ही आपने इसको करना है। अगर हम एक क्विकली यहाँ से प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का क्वेश्चन कर सकें, तो भाई ये देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे आप ये देखो कि प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन 20 है, प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन 15 है, प्रोडक्ट एक्स के 20,000 यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट वाई के 10,000 यूनिट्स हैं। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 1,50,000, ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5,50,000 आ गया। इसको मैंने डिवाइड करना है बजटेड सेल्स पे। बजटेड सेल्स मेरे पास 30,000 है। तो अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल्स पे डिवाइड करूं, सॉरी मुझे सेल्स के यूनिट्स नहीं लेने हैं, मुझे सेल्स की प्राइस लेनी है। तो मुझे यहाँ पे सेल्स की प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, 50 को 20,000 से और 60 को 10,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे ये निकली हुई है, मैं यहीं से ले लेता हूँ। ये एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है, ये दूसरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है, ये एक प्रोडक्ट की सेल्स है, ये दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये टोटल सेल्स है। डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वेटेड एवरेज सीएस रेशियो आ गई। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, कितनी दी हुई थी फिक्स कॉस्ट? क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दी हुई थी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख दी हुई थी। तो अगर आप 2 लाख को तकसीम कर दो किस पे? ब्रेक इवन रेवेन्यू पे, तो आपके पास उस पे, सॉरी सीएस रेशियो पे, तो आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5,81,819 की सेल करते हो दोनों प्रोडक्ट्स की, तो फिर आपका ब्रेक इवन होता है। तो मल्टी प्रोडक्ट को कम से कम इतने, इस हवाले से तो आपको कर ही लेना चाहिए, इतना बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली वो डुएबल नहीं होते। मैं आपको ऐसा भी अटेम्प्ट बता सकता हूँ जिसके अंदर खदीजा पूछ रही है, हैव यू गिवन क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टी प्रोडक्ट इन द क्विज? जी बिल्कुल, मैंने क्विज में मल्टी प्रोडक्ट के क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि आप मल्टी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करें। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करें, डेफिनेटली इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आपने यूनिट्स में निकालना है, अब्दुल्ला का सवाल है, तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, जरा मैं क्विकली उस अप्रोच से आपको, अगर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, तो मैं इसको एक दफा ट्राई कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में, तो आप ब्रेक इवन को पहले मिक्सेस में निकालोगे, और मिक्सेस में निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स पे। तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका है। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2:1 बनती है, 2:1। ठीक हो गया। तो 2:1 आपकी ये बन रही है, और इसको आप यहाँ तो आप 30,000 पे डिवाइड कर सकते हो। इसको आप क्या करो, इसको आप 20 × 2, अगर मैं 2:1 ही कर रहा हूँ, और 10 × 1 करो, तो यहाँ पे, सॉरी 15 × 1 करो, तो यहाँ पे 2:1:5 किसने कह दिया जी? अच्छा, 2:1.5। 2:1.5 कैसे हो गया? 20,000 और 10,000 है, तो ये 2:1 बनता है। वन 1.5 कैसे बना जी? लारे बता दें जरा मुझे।
ओके, तो ये अब आपको 2:1 मैंने कर दिया। 2:1 करने का मतलब क्या है कि आपका ये जो 20 ज़रब 2 40 आ गया, ठीक है, और 15 ज़रब 1 15 आ गया। तो ये मिक्स कितना आया आपका, मिक्स जो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स आया वो 55 आ गया। तो अगर आप 2 लाख को डिवाइड कर दो 55 पे, तो आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे मिक्सेस, 3636.36 मिक्सेस, कुछ इस किस्म की फिगर आ रही है। मुझे जरा 1 मिनट पहले कंफर्म कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। पहले मैं जरा एक दफा कैलकुलेटर पे इसको पूरा कंफर्म कर लूँ। ठीक है, हम ठीक चल रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, अब जब आपने मिक्सेस निकाल लिए, अब आप इसको कन्वर्ट करोगे कि कितने x और कितने y। तो 2:1 है, तो 36 को 2 से ज़रब दे दो, ठीक हो गया। 36 को और 0.36 भी ले लो, इंटू 2 कर लो, तो ये 7272.72 बन रहा है। मैं फिलहाल राउंड ऑफ नहीं कर रहा, जरा ऐसी बचने के लिए, अदरवाइज आपको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा। और ये 3636.36 है। इसका मतलब है कि अगर इसके इतने यूनिट्स बेचोगे और अगर इसके इतने यूनिट्स बेचोगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा। अब इसको अगर आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इसको जरा दे दो किससे, सेल प्राइस से, और इसको इसकी सेल प्राइस से दे दो। तो अगर मैं इसको 50 से ज़रब देता हूँ और इसको 60 से ज़रब देता हूँ और इन दोनों को जमा कर देता हूँ, तो आपके पास यही जवाब आएगा। मैंने अभी कैलकुलेटर पे क्विकली चेक कर लिया है, ठीक है। तो जवाब क्या आया, डॉलर्स में तो इतना आया, और अगर कोई यूनिट्स में पूछ रहा है तो उसका जवाब है 7272 और 3636, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसका प्रोसीजर, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो पहले आपको मिक्सेस निकालने पड़ेंगे, और आपको पहले कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स के लिए आपको दोनों प्रोडक्ट्स का अलहदा कंट्रीब्यूशन और उसकी जो रेशियो है वो देखनी पड़ेगी। रेशियो मैंने 2:1 निकाली, तो एक मिक्स की जो क्योंकि 2 यूनिट उसके बेचते हैं 1 यूनिट उसका बेचते हैं, तो जब आपका ये मिक्स बनता है 2:1 का, तो मिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55, ठीक है। दैट्स वेरी की, ये यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 यूनिट एक्स के बेचते हैं तो 1 यूनिट उसका बिकता है, तो 2 यूनिट एक्स के बिकेंगे तो 40 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 1 यूनिट वाई का बिकेगा तो 15 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जब दोनों इकट्ठे बिकेंगे तो 55 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब 55 का कंट्रीब्यूशन आएगा तो 36 मिक्सेस बेचने पड़ेंगे, फिर इसको कन्वर्ट कर लो इनटू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये अप्रोच है। अब अगर इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर बीई मिक्सेस, ब्रेक इवन इन मिक्सेस के यूनिट्स इक्वल नहीं होने चाहिए एक्स एंड वाई के। नहीं जी, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होने चाहिए। मिक्स आपका 2:1 का भी हो सकता है, मिक्स आपका 3:1 का भी हो सकता है, मिक्स आपका 2:3:5 का भी हो सकता है। तो जो भी वो आपको मिक्स दे दे, आपने उस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। जिस तरीके से अभी जो पिछला सवाल था, ठीक है, मैं जरा दोबारा चला जाऊं इसके ऊपर। जो पिछला सवाल था उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट का जो जो था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो तो जितना भी था, लेकिन जो मिक्स वो बता रहा था आपका, वो कितना बता रहा था, वो बता रहा था 2:3:5, ठीक है। और अब अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रोडक्ट का जो तीनों आपके जो लेट्स से ए बी सी हैं, ए बी सी, जिसकी 2:3:5 है, तो अगर मैं कहूँ ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 है, बी का 20 है, सी का 30 है, तो आप मिक्स का कैसे निकलेगा, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60 और 30 इंटू 5 150, और ये पूरा मिक्स का जो बनेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो 230 बनेगा। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 यूनिट ए के बिकते हैं
तो 3 यूनिट बी के बिकते हैं और 5 यूनिट सी के बिकते हैं, और अगर ये सारे इकट्ठे बिके एक मिक्स में तो इतने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। तो इसको जरा होल्ड कर लें। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट्स को होल्ड कर लेते हैं, पहला तो है बहुत आसान कि CS रेशो देख लो, वेटेड एवरेज CS रेशो देख लो, और वेटेड एवरेज CS रेशो का तो फॉर्मूला भी आसान है कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। दूसरा थोड़ा सा स्टूडेंट उसके अंदर गड़बड़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स ही नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए ही मैंने आपको गाइड किया है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखो, और जो मिक्स आपको नजर आ रहा है उसको आप मिक्स को नोट कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके एक जमा कर दो तो मिक्स आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिक्स पे डिवाइड करोगे तो आंसर मिक्सेस में आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट यूनिट्स में नहीं आ सकता, पहले मिक्सेस निकालेंगे फिर उन मिक्सेस को 2 into 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास पेपर में ऐसे सवाल मौजूद हैं जिसमें ये जो मिक्सेस वाला मामला है उसमें स्टूडेंट को अच्छी खासी कंफ्यूजन हुई, और वो आसान भी नहीं थे, उसके अंदर फिर फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज भी थी। 72 यूनिट्स कैसे आए देखें जी, हमने 36 मिक्सेस निकाले हैं ना, 3636 मिक्सेस, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि x के 2 यूनिट बिकते हैं तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y का 1 यूनिट बिकता है तो y को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ब्रेक इवन, अब्दुल्ला जरा इसको क्वेश्चन को, ब्रेक इवन यूनिट्स, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 3636 आपके मिक्सेस जवाब है। अगर आपने इसको यूनिट्स में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो x के 7272 यूनिट्स बनते हैं और y के 3636 यूनिट्स बनते हैं, तो ये आपका यूनिट्स में जवाब है। मैं आपको 3 दफा ये जवाब दे चुका हूं, आप फिर मेरे से वही सवाल पूछ रहे हैं। अपना माइक्रोफोन ऑन करें और मेरे से बात करें, शायद लिख के हमें बात समझ नहीं आ रही। जी अनम्यूट कर लें और मेरे से सवाल। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो 772 यूनिट्स हैं सर, ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं है? जी ये ब्रेक इवन यूनिट्स लिए ना, क्योंकि देखें हमने पहले सर ये इनको मैंने इसको रेट से मल्टीप्लाई किया सर, बाकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, और सर ये फिक्स कॉस्ट इक्वल नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने इसको क्या किया, चलो मुझे जरा बताएं आपने क्या किया। सर ये 7272 था ना जो, सर इसको मैंने सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, ओके और सर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है जिस तरह वो मल्टीप्लाई करके 30 से। अच्छा, सर ये कंट्रीब्यूशन जो था इसका फिक्स कॉस्ट इक्वल आना चाहिए था ना? नहीं तो आपने अकेले को क्यों लिया, आपको दोनों प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए था। पे का किया था सर। एक का किया ना आपने, जी आपको दोनों का करना चाहिए था ना। सर, दोनों का करूँ? देखें हमने ये कहा ना कि अगर x के 7272 यूनिट्स बिकें और साथ ही y के 3636 यूनिट्स बिकें तब ब्रेक इवन होगा, मल्टी प्रोडक्ट है ना। ठीक हो गया सर। तो आपको करना ये चाहिए था कि आप x की सेल्स निकालते, y की सेल्स निकालते, टोटल सेल निकालते, आप x की वेरिएबल कॉस्ट निकालते, y की वेरिएबल कॉस्ट निकालते, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते, टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते, फिर जीरो आना था। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जवाब हमारा ठीक है क्योंकि मैंने इसको चेक किया है, और मेरा चेक करने का सिंपल तरीका ये था कि मैंने इन यूनिट्स को इनकी सेलिंग प्राइस से जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जो टोटल आ रहा था वो यहाँ से इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, ठीक है सर। यही अभी हमने जवाब ब्रेक इवन सेल्स का निकाला था। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ पे ऐसे भी कर लिया। उसके बाद अगर हमें मल्टी प्रोडक्ट में टारगेट प्रॉफिट आ जाए तो उसी तरीके से रिक्वायर्ड प्रॉफिट बस जमा कर लेना है, और दैट्स इट। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन भी उसी तरीके से हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और चलें, ये जो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स है एक दफा फिर देख लें, ये इसमें एग्जांपल में आ रहा है, मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आ जाए तो। अब यहाँ पे देखो बॉल्स का कंट्रीब्यूशन 3 है, रैकेट्स का कंट्रीब्यूशन 1.4 है। ऊपर उसने बताया है, क्या बताया है ऊपर, उसने कहा है कि ऊपर उसने बताया है कि 2 तरह के इक्विपमेंट बेचते हैं, बॉल्स और रैकेट्स, और ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। और उसने कहा 1 रैकेट इज सोल्ड फॉर एवरी 2 बैचेस ऑफ बॉल्स हेल्ड। तो बॉल 2 बिकती हैं तो 1 रैकेट बिकता है।
अब आप क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप ये करोगे तो आपके पास 7.4 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिक्स। ठीक है, एक मिक्स का, यानी कि अगर दो बॉल्स और एक रैकेट इकट्ठे बिके तो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, 7.4। तो आपने फिक्स कॉस्ट को इस मिक्स के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करना है, तो मिक्सेस आ जाएंगे 55,000 मिक्सेस। 55,000 मिक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप जिस तरह 2:1 में बॉल्स और रैकेट्स बेचते हैं, अगर आप 55,000 वो कॉम्बिनेशन बेचें 2:1 वाले, तो फिर ब्रेक इवन होगा। अब फिर इसको आपने बॉल्स और रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 से ज़रब दे दो तो बॉल्स के यूनिट्स आ जाएंगे, 1 से ज़रब दे दो तो रैकेट्स के यूनिट्स आ जाएंगे। तो 1,10,000 और 55,000 बिल्कुल अभी जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये उसी की फिर एक मिसाल आ गई। तो अब आपके जहन में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि अगर मल्टी प्रोडक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आपने जो है पहले अगर तो टोटल रेवेन्यू बताना है तो वो तो सिंपल सी बात है, सीएस रेशियो से कर लो। लेकिन अगर यूनिट्स में बताना है तो पहले मिक्स का सीएम निकालो और फिर उसके बाद रेशियो के हिसाब से मिक्स से यूनिट्स निकालो। मल्टी प्रोडक्ट बहरहाल एसएमए का टॉपिक है। फाइनली जी लिमिटेशंस, हमें थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस यही है कि हम हर चीज में लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लकीरें कितनी सीधी सीधी हैं, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेल्स रेवेन्यू है। अब ये सीधी लकीरें तब आती हैं जब आप एज्यूम कर रहे होते हो कि लीनियर है, सारा कुछ स्मूथ है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन नहीं है, कोई कर्वी लीनियर नहीं है। हालांकि आपको पता है कि कर्व्स में नॉर्मली चीजें कर्व्स में होती हैं। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट नहीं रह सकती, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो हम यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस जो कर रहे हैं ना, वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज किस्म का सीवीपी एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हम जितनी भी एजम्पशंस ले रहे हैं वो बड़ी वीक किस्म की एजम्पशन है। लेकिन अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहरहाल आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं। तो इसकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो हमारी यही है कि हम समझते हैं कि जो बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट है वो रिलायबली डिटरमिन हो सकता है और वो लीनियर है रेलेवेंट रेंज में। हम तमाम कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, सेलिंग प्राइस अनचेंज रहती है, प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनचेंज रहते हैं। ये सारी चीजें रियल लाइफ में अनचेंज नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई मेरे से पूछे कि सर ये जो बाकी रियल लाइफ में तो ये तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं उसको यही कहूंगा कि बेटा ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये हमारा जो है वीक है, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो मैं उसको लिमिटेशंस में डाल दूंगा क्योंकि आपका ऐसा काम जो एक्यूरेट ना हो उसको आप कहोगे कि वो आपका लिमिटेड उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, तो थ्योरेटिकली आपसे लिमिटेशंस भी पूछी जा सकती थी। So with that background, I guess we have covered. मैंने यहाँ पे आपको theoretically जो कवरेज देनी थी वो हमने दे दी। अब मेरे पास ना 2 रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन 40 MCQs आपके प्रैक्टिस पोर्टल पे आज पुट कर दिए हैं लेक्चर से पहले। मेरे हिसाब से वो आपके डुएबल MCQs हैं, उसमें से 30 तो आपको कर लेने चाहिए, 50% हर एक को कर लेना चाहिए, 70-75% भी लोगों को अचीव करना चाहिए। 100% से अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे से जरूर व्हाट्सएप पे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी उतने हार्ड शायद नहीं है जो अभी इन 2 रिसोर्सेज में मेरे सामने हैं, क्योंकि मैंने जब अभी लेक्चर से पहले इन दोनों रिसोर्सेज को देखा तो देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर लाइक रियली चैलेंजिंग। तो मैंने सोचा कि चलें लाइव सेशन में हम कुछ ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, और फिर आप खुद ही वो वाले इजी वाले क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 2 रिसोर्सेज जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, वो एक F5 ACC का किट में से रिसोर्स है और मैंने अभी सीमा P1 की किट में से कुछ जो है वो आपको स्कैन करके ये रिसोर्स प्रोवाइड किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से गुजरें। वैसे अनफॉर्चुनेटली इसमें ज्यादातर क्वेश्चन फॉल कर रहे होंगे मल्टी प्रोडक्ट के, तो वो आप मुझे खुद बता दीजिएगा कि मल्टी प्रोडक्ट की कितनी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो जितना मैंने बता दिया उतना आपके लिए काफी है, तो मैं उस पर ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज कोर्स में इंक्लूड है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपके कोर्स में लिखी नहीं हुई और इंक्लूड भी नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिस पोर्टल में उसके क्वेश्चन ना डाले जाएं, और अगर आपको मिलता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो।
ऑपरेटिंग लेवरेज आपको सीवीपी के चैप्टर्स में जरूर मिलेगी किताबों में, लेकिन आपकी आउटलाइन में मेरी आदत है, मैं क्लास से पहले आउटलाइन को कई दफा पढ़ता हूँ कि कोई चीज मेरे से मिस ना हो। तो ऑपरेटिंग लेवरेज उसमें नहीं है। हाँ, मुझे मल्टी प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट का चूंकि हमारा एक्सपीरियंस पुराना ऐसा है कि वो आता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि मल्टी प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। जब उसने कहा ब्रेक इवन एनालिसिस करना है तो ब्रेक इवन एनालिसिस करना है, चाहे वो एक प्रोडक्ट का हो चाहे वो दो प्रोडक्ट का हो, क्योंकि उसने ये भी नहीं लिखा हुआ। क्योंकि अगर वो ये लिखता ना तो फिर उसको ये लिखना चाहिए था आउटलाइन में कि सिंगल प्रोडक्ट ओनली। अब ये भी नहीं लिखा हुआ। कल आपको ये कहा जा सकता है कि हमने ये कौन सा कहा था कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का है। हमने अगर ये नहीं लिखा कि मल्टी प्रोडक्ट का है, तो ये भी नहीं लिखा हुआ था कि सिंगल प्रोडक्ट का है, तो इसीलिए मल्टी प्रोडक्ट को कर लेना चाहिए। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं सर, लेकिन इस ब्रेक इवन के बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। सर लेकिन इस ब्रेक इवन के बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। जुमला थोड़ा सा आप इससे इससे ब्रेक इवन के बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप कह रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज से? ओके, लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो फिर उससे सॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर करें। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। ये कौन सी कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। आप लेवरेज हमें पता है कि जो फाइनेंशियल लेवरेज तो होती है कि प्रेजेंस ऑफ जो डेट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स लेवर अप हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट कैपिटल होगा यानी कि डेट होगा, उतने आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला। तो यहाँ पे जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में है कि जितनी आपके बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, उतनी ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगी। और फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मेजर करने का तरीका, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें आपको करवा देता हूँ। वैसे ना एसीसी के रिसोर्स में ना P1 के रिसोर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, विच मीन्स के प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑपरेटिंग लेवरेज को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रही होती। हाँ, गैरिजन का आप रिसोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे सवालों में ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। तो अभी अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ऑरली मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इट्स नॉट अ हार्ड कॉन्सेप्ट, आप खुद भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद, नाउ वी हैव लाइक, हमारे पास अभी तकरीबन 1 घंटा है। हम प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ज्यादातर सवालों को कवर करें। तो आपके सामने क्वेश्चन है और ये स्टार्ट में ही समझ लें कि कोई इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, गो के 2 लाइनों का है। तो आप जरा इसको पढ़ें और अपने जहन में एक अप्रोच बनाएं और मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। कंपनी हैज बजटेड ब्रेक इवन रेवेन्यू दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है और पूछा ये हुआ है कि कितना रेवेन्यू ये अचीव करें कि इनको 50,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो बेसिकली टारगेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है और डेटा जिस तरीके से दिया हुआ है तो उस हिसाब से जी लारे बिल्कुल बैकवर्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और बैकवर्ड वर्किंग ही तो मुश्किल होती है। और बैकवर्ड वर्किंग के लिए आपको सिरा ढूंढना पड़ता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस क्वेश्चन को जी देखें कहाँ से हम पकड़ें। ओ एक मिनट सॉरी, ये मेरे ख्याल में मैंने डायरेक्टली सीमा का रिजोर्स ओपन कर लिया है। तो इसमें ज्यादातर जो हैं वो मल्टी प्रोडक्ट के हैं और मैं पहले कैपलन का ये वाला, चलें कोई नहीं, अब खुल गया तो ठीक है, हम पहले इसको कर लेते हैं। तो मुझे इसके आंसर्स लोग बताना शुरू हो गए हैं और इसका आंसर बी कैलकुलेट कर लिया है और बी आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है, जिसका मतलब बहरहाल ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अभी तक इस क्वेश्चन को आपने ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले आपने CS रेशो निकालनी थी, क्योंकि CS रेशो जब तक आपको नहीं पता होगी, क्योंकि आप CS रेशो में क्यों निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि डॉलर्स में जवाब है। तो अगर डॉलर्स में जवाब है तो इसका मतलब है मुझे CS रेशो से काम चलाना है और मुझे CS रेशो निकालनी है और CS रेशो में ब्रेक इवन के फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक इवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक इवन का मुझे पता है कि ब्रेक इवन
फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स पता हो तो मैं CS रेशो निकाल सकता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। तो डेफिनेटली अगर मुझे ये दो चीजें पता हैं तो मैं सिर्फ फिक्स जो CS रेशो है वो निकाल सकता हूँ। तो CS रेशो जब आप निकालेंगे तो ये 40% आएगी। वंस यू गॉट द CS रेशो तो फिर आपने वही काम करना है, आपने फिक्स कॉस्ट में जो आपका फिक्स कॉस्ट में जो आपका टारगेट प्रॉफिट है वो जमा करना है और उसको CS रेशो पे डिवाइड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एकदम घबराता है कि चूंकि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है ब्रेक इवन जो 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 रेवेन्यू रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रॉफिट, इसमें थोड़ी एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर किसी को इसमें कोई सवाल है तो वो जरा पूछ ले, अगर कोई अभी तक नहीं पहुंच पाया कि क्यों आंसर भी आया है। मैंने बहरहाल, आपने भी काफी हद तक मुझे ठीक बताया, तो मैंने भी इसलिए कोई ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं किया, जो बताना चाहिए था वो बता दिया। अगर किसी का हो तो वो लिख दे, ताकि मैं फिर साथ के साथ उसको क्लियर करता जाऊं, ये ना हो कि वो रह जाए और वो यही सोचता रहे कि सर उन्होंने तो कर लिया था लेकिन हमने तो नहीं किया और आपने हमें नहीं बताया। तो जितना बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एकदम फिर देखें सवाल किसका आ गया, मल्टी प्रोडक्ट का। तो मल्टी प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, F, P एंड G। इनकी जो रेशियो है वह 6:5:4 है। ठीक है, 6:5:4। अभी ताजा मैंने आपको समझाया, अब आपको मसला नहीं होगा। इनकी जो रेशियोज हैं वो जो कंट्रीब्यूशन रेशियोज हैं वो 35%, 20% और 30% है। ठीक हो गया। तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 1,60,000 और जो टारगेट प्रॉफिट है वो 40,000 है। अब वो कहते हैं कितने यूनिट्स बेच, कितने डॉलर की सेल करें कि हमारा ये टारगेट प्रॉफिट आ जाए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि 1,60,000 तो हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, 40,000 हमने टारगेट प्रॉफिट लेना है और डिवाइड किससे करना है, वेटेड एवरेज CS रेशो से। अब वेटेड एवरेज CS रेशो आप निकाल लो। वेटेड एवरेज CS रेशो कैसे आएगी, 35 को 6 से, 20 को 5 से, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 6 5 11 और 4 15 पे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो CS रेशो आएगी 28.667% आएगी। आप इसको 2.667 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो जवाब आएगा 6,98,000। राउंड ऑफ करके आएगा क्योंकि उसने राउंड ऑफ करके ही पूछा हुआ है, तो ये आप इसका जवाब दे दोगे। तो देखो ये कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवन अगर यहाँ पे वो मेरे से कहीं यूनिट्स में भी पूछे तो यूनिट्स में मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता पाऊंगा राइट नाउ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन बड़ा मैटर करती है कि क्वेश्चन की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं दिए हुए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेजेस दी हुई हैं। अगर उसने एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया होता तो फिर हम कर लेते, यहाँ फिर मुझे परसेंटेज को सिंपल उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर दिया भी हो ना भी दिया हो, मैं स्टिल मिक्सेस वाले फॉर्मूले से इसको कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो राइट नाउ चूंकि उसने सिर्फ सेल्स पूछी थी, मैंने क्विकली निकाल ली। उसी तरीके से मैंने फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट जमा करके वेटेड एवरेज CS रेशो पे डिवाइड कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो आपके जहन में, आप साथ के साथ पूछ लें। अगर आपको कमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप यू आर गिविंग मी लाइसेंस टू कंटिन्यू। ठीक है, एंड आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, क्योंकि मैंने कवरेज करनी होती है कंटेंट की जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंच जाना चाहिए। सो अब अगला क्वेश्चन है, अगेन दैट क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी। उसमें वो कहते हैं जी कि आर कंपनी प्रोवाइड्स अ सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर, और जब उन्होंने एनालिसिस किया तो बजटेड एक्टिविटी थी 65870 और सेल वैल्यू थी 72 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 21.015% और बजटेड कंट्रीब्यूशन टू CS रेशो जो है वो 35% है। आपसे बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो पूछ रहे हैं। तो अगेन वर्किंग बैकवर्ड्स है और इस वर्किंग बैकवर्ड्स में आपको कहीं ना कहीं सिरा चाहिए। कहाँ से करेंगे, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ क्विकली, अगर आप पिक कर पाए इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जो लोग पिक कर लेते हैं ना उनके लिए 1 मिनट काफी होता है। तो दैट विल गिव मी एन आइडिया एज वेल कि अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अच्छे हैं। और इन द मीन टाइम जब आप करेंगे तो 1 मिनट में आपको कम से कम जब मैं समझाऊंगा तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर मैंने उससे पहले समझा दिया तो समझ नहीं आएगी। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट to have a go in this question. Do let me know. मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं जी। बिल्कुल मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्क होता है
एक्चुअल, और अगर एक्चुअल ना हो तो बजटेड सेल्स का, इसलिए मैंने स्लैश लगाया है, और ब्रेक इवन सेल्स का, ब्रेक इवन सेल्स का। अगर तो सिर्फ यूनिट्स में देखना था तो ये दोनों चीजें यूनिट्स में ले लो, और अगर परसेंटेज में देखना है तो इसको एक दफा आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल और बजटेड सेल्स से। अब राइट नाउ उसने चूंकि आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप देख लो कि आपने कौन सा फॉर्मूला देखना है। कॉन्सेप्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है कि आप ब्रेक इवन सेल से कितना ऊपर ऑपरेट कर रहे हो या बजट कर रहे हो। जितना आप ब्रेक इवन सेल से ऊपर ऑपरेट कर रहे होगे उतना आप सेफ होगे। 21% मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आपकी अगर सेल्स 21% गिर भी जाए तब भी आपको लॉस नहीं होता। ये इसकी कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, विद दैट कॉन्सेप्ट अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा कि आपने इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ही पहले आपने इसको सॉल्व करना है और आपने ब्रेक इवन सेल निकालनी है, क्योंकि इस वक्त बजटेड सेल दी हुई है। तो अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई करो तो आप ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हो, और ब्रेक इवन सेल अगर आ गई तो वहां से कंट्रीब्यूशन निकल आएगा और वहां से फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ और अपना आंसर रेडी कर रहा हूँ। अभी जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट में कहा था कि इस वक्त आपकी सेल 6570 है बजटेड। 21% मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर आपकी सेल इतनी गिर भी जाए, अब ये निकाल लें कि कितनी बनती है, तो अगर आपकी सेल इतनी गिर भी जाए तो आपके पास आप फिर भी सेफ हैं। तो इसका मतलब है आपकी ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी, 5189। तो यहाँ से सबसे पहले आपने 5189 निकाला, और वो 5189 क्या है, आपकी ब्रेक इवन सेल, जो कि 21% कम है उससे, बजटेड सेल से। ठीक है, तो आपने बजटेड सेल्स पे परसेंटेज अप्लाई करके उसमें से माइनस करके आपने ब्रेक इवन सेल निकाल लिया। जब आप ब्रेक इवन सेल निकालते हैं तो उस ब्रेक इवन सेल्स पे अब आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आएगा, 72 का 35%। तो आप 72 का 35% ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5189 से, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 130763। अब आपको ये पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो यही फिक्स कॉस्ट होगी, और ये नियरेस्ट करके बनती है 1,31,000। ये इसका जवाब था। मेरे ख्याल में आप लोग इसे पिक नहीं कर पाए। अगर अब आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसको ट्राई भी किया, तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे हो गया, ये तो हमारे जहन में नहीं आया, वो उस पॉइंट को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर अब वैसे मिस कर लिया था तो वो एक और बात है। और क्वेश्चन जरा जल्दी कर लिया करें ताकि हमारा टाइम जाया ना हो, और अगर नहीं है तो ओके लिख दिया करें कोई 1-2 बंदे। 5189 कैसे आया जी लारे, मैंने यही आपको समझाया है कि आपने 6570 का, ये आपकी क्या है, बजटेड सेल्स, इसका आपने 21% समझने ले लेना है और उसको 6570 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21% है, और उसका मतलब ये है कि अगर हमारी बजटेड सेल्स 21% से गिर भी जाए, गिरेगी तो कितनी रह जाएगी, 5189, तो हमें नुकसान नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, 5189, ये ब्रेक इवन है, इससे नीचे जाएंगे तो नुकसान है। और फिर आगे से कहानी आपको मैंने समझा दी। तो 6170 में से 72 का 35% इसलिए लिया है क्योंकि 72 सेल प्राइस है और 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो मैं निकालना चाह रहा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर होती है। तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने 5189 को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करने के लिए
72 सेल वैल्यू थी और 35% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो थी, तो 72 का जब आप 35% लोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा और हम यहाँ से डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, जो सवाल पूछता है अगर उसे समझ आ जाए तो वो ओके लिख दिया करें। सीएम टू सेल्स रेशियो को कॉन्सेप्चुअली बता दूं, सीएम टू सेल्स रेशियो सिंपली जिस तरह जीपी रेशियो होती है, जीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इसी तरीके से सीएम रेशियो या सीएस रेशियो वो होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स इनटू 100। तो अगर ये 25% है तो इसका मतलब है अगर सेल्स 100 होगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25 होगा। तो यहाँ पे उसने कहा सेल्स प्राइस 72 है, तो 72 है तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका 35% होगा जो भी उसकी वैल्यू आती है। तो बेसिकली ये इट्स अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, खदीजा समझ आ गया आपको? इट्स अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर प्रॉफिट कि आप प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ तो नहीं सकता और मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप अपने टाइम पे इसको कर लीजिएगा क्योंकि एक तो इसमें मल्टी प्रोडक्ट है, दूसरा इसमें कंसेप्चुअल बात भी। ऐसे चले रहने दे, मैं आपको करवा देता हूँ क्विकली। इसके अंदर ये है कि ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो देखें जी, हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी रिक्वायर्ड है, मिक्स रेशियो भी चाहिए, जनरल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, इंडिविजुअल ग्रॉस टू सेल्स रेशियो भी चाहिए, सीएस रेशियो। जो हमें नहीं चाहिए मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन निकालने के लिए, अभी हमने कोई सवाल भी किए तो इससे आपको आइडिया होना चाहिए, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को अपोर्शन करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट जो मर्जी हो, हमने तो फिक्स कॉस्ट को देखना होता है और फिर मिक्स को देखना होता है और फिर सीएस रेशियो को देखना होता है और हम निकाल लेते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। तो इसमें से वाहिद इंफॉर्मेशन जो नहीं चाहिए वो आपकी ये है। तो ये बहरहाल थ्योरेटिकली अगर कभी एमसीक्यू में आ गया तो आपको थोड़ा सा मेरी बात अगर याद रह गई तो शायद आप किसी सरप्राइज से बच जाएंगे। इसके बाद फिर मल्टी प्रोडक्ट है। अब ज्यादातर जो है अल्टीमेटली सीवा में और इसी में फिर मल्टी प्रोडक्ट एग्जामिन हो रहा होता है। तो समहाउ मैं बस तीसरा क्वेश्चन कराने के बाद इसके बाद अगर मल्टी प्रोडक्ट आएगा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि डेफिनेटली वो आप फिर उसको उसको खुद ही आप देख लीजिएगा। तो आर कंपनी करंटली सेल्स प्रोडक्ट एस टी एंड यू इन इक्वल क्वांटिटीज। याद रखिएगा इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटी का मतलब है 1/3 1/3 1/3, 33% 33% 33%। इनका जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है वो 60% एक प्रोडक्ट के लिए, 45% दूसरे प्रोडक्ट के लिए और 52% तीसरे प्रोडक्ट के लिए। ये इनका इंडिविजुअल सीएस रेशियो है, सीएस रेशियो कह लो या सीएम रेशियो कह लो। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द मिक्स, ठीक है, if fixed cost remains unaffected by the mix and are currently 25% of sales, तो अगर फिक्स कॉस्ट मिक्स से अफेक्ट नहीं होती, यानी कि जो मर्जी मिक्स हो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, और करंटली मिक्स कॉस्ट जो है वो 25% है सेल्स का, और अब अगर आप मिक्स चेंज कर दें तो फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होगी। अब ये मेरे हिसाब से हार्ड से भी ऊपर की बात है कि आपको इस लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल पे ये सवाल आपको करना पड़ जाए। तो इस सवाल का सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि आप मिक्स अगर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वेटेड एवरेज सीएस रेशियो चेंज होगी। सिंपल सी बात है, पहले अगर मिक्स 1/3 1/3 1/3 है तो आपका सीएस रेशियो कुछ और होगा, और अब अगर मिक्स आपका 45% 20% और 45% 20 कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो चेंज होगी वो बताओ। अच्छा, अब इस सवाल में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो ये तो बताता है कि एस का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो ये भी बताता है कि टी का कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि यू का कंट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ पे वो चुप हो जाता है। हाँ, अलबत्ता वो ये बताता है कि टोटल 52% है, यानी कि वेटेड एवरेज जो है वो 52% है, तो वो ये आपको बता रहा है। इसका मतलब है वो ये बता रहा है कि अगर मैं इसका 1/3 लूं और ये 1/3 बनता है 20, और अगर मैं इसका 1/3 लूं और ये 1/3 बनता है 15, और मैं इसका 1/3 लूं, अब चूंकि मुझे ये नहीं पता मैं 1/3 नहीं ले सकता,
तो वो मुझे ये बता रहा है कि ये कुल मिला के 52 बनेगा। अब जो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ट्रिक है, अब जिसको मल्टी प्रोडक्ट आता है वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन जिसको नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन जिसको आता भी है तो वो यहाँ पे फंस जाएगा। तो अब हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर टोटल 52 है और इसका 20 बन रहा है शेयर और इसका 15 बन रहा है, तो 20, 15 और इसमें से 52 जब माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 17। तो ये अब हमने 17 यहाँ से निकाला, ठीक है। तो ये हमने 17 इसको यहाँ से निकाला, और अब इसका ये निकालने के लिए हमें 17 या 51 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये चीज मिसिंग थी 51%, और जब तक मैं ये नहीं जानूंगा 51% में आगे चल नहीं सकता। क्योंकि अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी 60, 45 और 51 को, क्योंकि अब मुझे पता लग गया इन तीनों को कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो मैंने इसी 60, 45 और 51 को नई रेशोज में, जो कि 45% है, जो कि 20% है और जो कि 35% है, तो नई रेशोज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, ये 27 बनता है, ये 9 बनता है, ये 17.85 बनता है, और इन सारों को टोटल करने से 53.85 बनता है। तो सवाल यही था कि जब मिक्स चेंज करोगे तो आपका CS रेशो चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 53.85% हो जाएगी। तो इसमें मल्टी प्रोडक्ट का तो जो प्रॉब्लम है ही है, इसके अंदर बेसिकली उसने यहाँ तक आपको एग्जामिन किया कि अगर मैं कोई मिसिंग चीज दे दूं तो आप उसको अगेन वर्किंग बैकवर्ड से किस तरीके से कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोडक्ट में जब वर्किंग बैकवर्ड आएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट इसमें नहीं कर पाएंगे, और फिर यही जवाब आएगा कि सर वो तो हमें समझ ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो अब मैंने आपको मल्टी प्रोडक्ट के 2-3 क्वेश्चन करा दिए और थोड़ी सी एक अप्रोच बता दी, तो होपफुली अगर आप कुछ प्रैक्टिस पोर्टल पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप मैनेज कर ही लेंगे, आपको कोई इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर मुश्किल सवाल आया तो सवाल तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, आगे फिर सॉर्ट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट ही है, मैं इसमें नहीं जाता। फिर मल्टी प्रोडक्ट है, मैं इसमें नहीं जाता। एक्चुअली मेरे ख्याल में P1 में ज्यादा है ही मल्टी प्रोडक्ट, क्योंकि P1 में एग्जाम में ही मल्टी प्रोडक्ट होता है। तो मैं अभी यहाँ से फिर उठ के चला जाता हूँ, किधर चला जाता हूँ मैं, फिर कैपलान के रिजोर्स पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये भरा पड़ा है मल्टी प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन से। हाँ, ये भी मल्टी प्रोडक्ट है। इसको देख लो थ्योरेटिकली 203 को, इफ द बजट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज। वैसे तो इसको भी जवाब देना जरा मुश्किल होता है। इफ द बजट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन प्लॉटेड ऑन द बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट विल। अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो जो लाइन आप प्लॉट कर रहे होते हो बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे, उसका जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसका आंसर मुझे बता रहे हैं जी बी। आपको पता है ग्रेडियंट होता क्या है, और इसका आंसर बता रहे हैं ए। आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट आपका स्लोप होता है, किसी भी लाइन का स्लोप, जिसका फॉर्मूला वो राइज ओवर रन का होता है। अगर आपने थोड़ा सा वो पढ़ा हो, यानी कि बेसिकली जी अब्दुल्ला स्लोप होता है। लाइक अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो इसका स्लोप और है और इसका स्लोप और है, ठीक है। ये फ्लैटर है, वो स्टीपर है। और ये यूं समझ लो कि जिस तरह आप हाई लो मेथड जब आप करते हैं ना, तो वो जो वेरिएबल रेट निकाल रहे होते हो, वेरिएबल रेट, वो स्लोप ही होता है, ठीक है। तो अब उसका सवाल बेसिकली ये था कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, अब शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ आए, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की जो लाइन होती है, और वो लाइन कैसे होती है, नीचे से आ रही होती है, ठीक है। वो लाइन नीचे से आ रही होती है, ये आपका वो लाइन इस तरह से आ रही होती है। तो ये स्लोप जो इसका है
तो क्या फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से उसका स्लोप चेंज होगा? स्लोप का मतलब है बढ़ने की रफ्तार चेंज होगी, ग्रेडियंट चेंज होगा या नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो इसका जवाब है चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल रेट को तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ग्रोथ रेट को तो नहीं फर्क पड़ेगा, स्लोप को तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि मैं आपसे पूछूं हाई लो में कि अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होती है तो क्या वेरिएबल रेट चेंज होगा? तो नहीं होगा, वेरिएबल रेट वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात का इस किस्म के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी हमें अच्छा खासा जो है वो तंग करते हैं। शेडेड एरिया पूछ रहे हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, ये शेडेड एरिया लॉस का है, इस पे हमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 205। अच्छा, आपके पास ना ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो ये क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपके एग्जामिनर ने कहा है कि मैं आपसे डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछूंगा। ठीक है, जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव सवालों का भी टेस्ट लूंगा। तो जरूरी नहीं है कि वो हर सवाल के बाद में ABCD ऑप्शन दे दे और आपने चूज करना है। वो सवाल के एंड में एक सिंपल बॉक्स दे देगा और आपने अपनी कंप्यूटेशन फीड करनी है, तो आपको क्वेश्चन पूरा करना और लिख के बताना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है जी, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कंट्रीब्यूशन 20 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, आप बजटेड प्रॉफिट बता दो। ठीक है जी, तो जरा जल्दी से कंप्यूट करें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बजटेड प्रॉफिट कितना है। ये वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट सिंपली आपको एक फॉर्मेट में चीजें ला के उसको सॉल्व करनी होगी। आपको बजटेड सेल निकालनी है, और जब बजटेड सेल निकालोगे तो डेफिनेटली बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो असल काम जो करने वाला है वो ये है कि ब्रेक इवन सेल से so let me check, I'm giving you 1 minute। ठीक है जी, जुहेब का जवाब आया 1,60,000, ये जवाब ठीक है। 1,60,000 राइट आंसर इज करेक्ट। और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन सबको कर लेना चाहिए, देर सवेर कोई मसला नहीं है, 1 मिनट की बजाय 2 मिनट लगा लें, बट दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन। पहले आपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करके ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेनी है, ब्रेक इवन सेल से फिर आपने बजटेड सेल निकाल लेनी है, बजटेड सेल से आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है बजटेड, और फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके बजटेड प्रॉफिट निकाल लेना है। तो आपको 4-5 स्टेप जरूर करने पड़ेंगे, बट दिस इज नॉट वर्किंग बैकवर्ड, दिस इज सिंपल गोइंग फॉरवर्ड्स। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मल्टी प्रोडक्ट फिर मल्टी प्रोडक्ट और दैट्स इट। तो बेसिकली यूं समझ लो कि हम ज्यादातर यहाँ पे P1 में मल्टी प्रोडक्ट में घुसे रहे। चलो मेरी तसल्ली के लिए एक दफा ओके, हम बार बार कह रहे हैं कि मल्टी प्रोडक्ट सिलेबस में, आप भी कह रहे हैं, मेरी तसल्ली के लिए जरा एक दफा ये क्वेश्चन कर दें 209, मुझे जरा तसल्ली हो जाएगी कि अगर मल्टी प्रोडक्ट कोई सवाल आपको आता है तो आप हैंडल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 209, इसका बस जवाब निकाल देना चाहिए।
इतनी देर का सवाल नहीं है, और अभी जो मुझे एक जवाब मिला वो बहरहाल गलत है। दूसरा जवाब भी गलत है। देखें, हम मेरी आपने तसल्ली खराब करा दी ना। टोटल ब्रेक इवन सेल कुछ ही नहीं है। टोटल ब्रेक इवन सेल्स इसे करना तो कुछ भी नहीं था इसमें। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ गड़बड़ हो गई। जी बिल्कुल, फिर बिल्कुल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशो पे डिवाइड करना है, लेकिन आपकी वेटेड एवरेज सीएस रेशो आप ठीक नहीं निकाल रहे होंगे ना। आप वेटेड एवरेज सीएस रेशो ठीक नहीं निकाल रहे होंगे। अब आपने पता नहीं 70 को 75 से मल्टीप्लाई ना कर दिया हो, तो अब 70% को 75% से आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो रही होगी। मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो वेटेड एवरेज सीएस रेशो है वो 76.5% है। ठीक है, तो इसका जो वेटेड एवरेज सीएस रेशो है वो 76.5% है। तो आपने बेसिकली 22,000 को 0.765 पे डिवाइड करना है, और ऐसा करने से आपका आंसर आता है $28,758। अब आप देख लो कि आपने क्या गलत किया। सीएस रेशो ऐसे फाइंड की कि आपने 75 का 70% लिया और 80 का 30% लिया और उसको जमा कर दिया। आपने 75% का 70% लिया और 80 का 30% लिया और उसको फिर जमा कर दिया, तो 76.5% आया। और फिर आपने इसको डिवाइड किया, तो बात वही हो गई कि आपको पता तो था, लेकिन शायद एग्जीक्यूट करने में कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आंसर गलत आया। तो ये काम नहीं करना। कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को भी होल्ड करना है और मैथमेटिकली भी कॉन्सेप्ट्स को होल्ड करना है। अब मैं चला जाता हूँ F5 की किट पे। अच्छा, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ लोग आके छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ तो ऐसा है कि आप लोग कहते हैं कि चलो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो मैं चलो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, या फिर ऐसा है कि आपको लगता है कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, मैं कर लूंगा। तो दोनों सूरतों में थोड़ी सी खतरनाक अप्रोच मुझे लग रही है। आई स्टार्टेड विद 18 स्टूडेंट्स, और अभी आते जाते इसमें 11 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग पे रिलाई करें कि जी अच्छा कल सुन लूंगा, परसों सुन लूंगा। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहते हैं कि जो काम जब होना चाहिए तब ही आप कर लें उसी वक्त, तो आपका काम हो जाएगा। कल पे छोड़ेंगे नहीं होगा। अच्छा, फिर आप ये समझते हैं कि अच्छा ये तो सर जो करा रहे हैं ये तो मैं कर लूंगा, ये मसला नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, तो फिर डेफिनेटली आपने इतनी फीस भी भरी है, और फिर आप क्यों इसको छोड़ के जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो सेशन पूरा लेना चाहिए। देखिए, परसेंटेज लेने के लिए खरीदा, अब आप ये करोगे कि आप इसको इधर ये नंबर यूज नहीं करोगे। अब आप दो नंबर तो यूज नहीं कर सकते ना। अब आपने जो गलती की होगी, आपने 75% को फिर 70%, तो बेसिकली आप इसको यूं लो कि ये 75 और 80 है, और इसका आप 70% ले लो, इसका आप 30% ले लो, तो फिर आप आ जाएगा वेटेड एवरेज सीएस रेशो। अब आपको 1% तो उड़ानी पड़ेगी ना। अदर वे राउंड, अदर वे राउंड तो नहीं होना चाहिए। अदर वे राउंड, वैसे अदर वे राउंड कर ले, 1 मिनट में अदर वे राउंड करके देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में अदर वे राउंड भी ऐसे ही होगा।
अदर वे राउंड ही कर लेते हैं। अदर वे राउंड वैसे मुझे तो लॉजिकल तो नहीं लगता, लेकिन पता नहीं मैथमेटिक्स का करिश्मा है कि वो सेम ही होगा। तो आप इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, एक ही बात है, लेकिन कोई 1% तो आपको उड़ानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो अगर आप अदर वे राउंड करती हैं तो आप यूं कर सकती हैं, लाइक आप इसको कर। चलें जी, ये रिजोर्स कंप्लीट हो गया। मैं अब जरा क्विकली हम एक नजर डालते हैं, और मैं अब बिल्कुल मल्टी प्रोडक्ट के क्वेश्चन नहीं लूंगा, वो के कैप्टन की किट में से होंगे। हम जरा दूसरे क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि Redis Limited is considering changing the way it is structured by asking its employed staff to become freelance। आजकल तो ये सिनेरियो बड़ा हो भी रहा है कि employed staff को हम कह रहे हैं जी freelancer हो जाएं, working from home। Employees are currently paid a fixed salary of 2,40,000 but would instead pay 200 per working day। On a typical working day, staff can produce 40 units and other fixed costs are 4 lakh। The selling price is 60, मटीरियल कॉस्ट है 20। अब लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आपको जो है उसने बता दिया। ठीक है, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, और वो जो अब्दुल्ला कह रहे थे वो पॉइंट अब मेरे सामने भी आ गया है, ऑपरेटिंग रिस्क। लेकिन वो ऑपरेटिंग रिस्क का जो पॉइंट आया है वो जरा आया गली बाती है, थ्योरेटिकली पूछा है, वो तो खैर हम बड़ी आसानी से बता देंगे, कैलकुलेशन में आएगा तो फिर मैं वहां पे बता दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब एक सिनेरियो ये है कि वो एम्प्लॉयड थे, जब एम्प्लॉयड थे तो हम उसको इतनी फिक्स सैलरी देते थे, तो आपको करंट ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहिए। तो करंट ब्रेक इवन पॉइंट में आप क्या करोगे, आप 2,40,000 जमा जो दूसरी फिक्स कॉस्ट है वो जमा करके, तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है करंट वो आप उस पर डिवाइड कर दो। तो करंट 60 का बेचते हो, 20 की मटेरियल कॉस्ट है, तो 40 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये आप आराम से पिक कर लोगे। तो करंटली जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है वो 16,000 है। अब आपको रिवाइज करना है ब्रेक इवन पॉइंट। जब आप रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के लिए आपकी ये वाली कॉस्ट खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो अब आपका कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप उसको जो है वो पेमेंट भी कर रहे हो वर्कर्स को। वो अब आप देख लेते हैं, अब हमारी फिक्स कॉस्ट 4 लाख हो जाएगी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 से गिर के अब हमें ये देखना है कि मैंने लेबर की कितनी कॉस्ट लेनी है। तो लेबर की कॉस्ट है 200 पर डे और यूनिट्स हैं 40, तो लेबर की कॉस्ट आपको 5 पर यूनिट पड़ रही है। तो लेबर की कॉस्ट से 5 पर यूनिट पड़ेगी तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 से कम होकर 35 रह जाएगा। जब 35 रह जाएगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 11,429 पे। तो 16,000 से ब्रेक इवन पॉइंट कम होके 11,429 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस हो रहा है बाय 4,571 यूनिट्स। अब ये या तो ऑप्शन बी हो सकती है या ऑप्शन सी हो सकती है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा वो कह रहा है ऑपरेटिंग रिस्क गो अप हो रहा है, गो डाउन हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, कि अगर आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ रहा है, और अगर आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो ऑपरेटिंग रिस्क भी कम हो रहा है, तो इसलिए जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है जी, इसमें किसी ने कोई सवाल पूछना था वो पूछ ले। सवाल अच्छा था, वैसे मजेदार सवाल था। एफसी फिक्स कॉस्ट वाला बता दें। देखो, उसने शुरू में कहा कि ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। एक तो अदर फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, और दूसरा उसने कहा कि हमने इस वक्त सैलरी पे स्टाफ रखा हुआ है तो फिक्स कॉस्ट 240 है। तो करंटली फिक्स कॉस्ट 640 है। बाद में वो कहता है हम इस वाले स्टाफ को जो सैलरी है निकाल के उस पर रख लेते हैं फ्रीलांसिंग में, तो फिर दूसरे में फिक्स कॉस्ट आपकी 4 लाख दूसरी तो रहेगी, सैलरी वाली खत्म हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट नीचे आ रही है। जब फिक्स कॉस्ट नीचे आ रही है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो रहा है। आगे मल्टी प्रोडक्ट है, हम नहीं करते,
चलें जी, अब ये वाला सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल में कोई ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसको आप पढ़ें, इसको आप समझें। ये क्या कहता है कि CS रेशो 0.4 है, फिक्स कॉस्ट 1.6 मिलियन है, बजटेड रेवेन्यू 6 गुना ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो। तो मैं जरा पहली अटेम्प्ट आपको करने के लिए देता हूँ, 1 मिनट लीजिएगा और ठीक 1 मिनट के बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। Okay, 1 मिनट इज ओवर। तो करना क्या चाहिए था आपको? ये करना चाहिए था कि आप पहले तो निकालते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने के लिए इस फिक्स कॉस्ट को आपको डिवाइड करना था CS रेशो से। आपके पास आ जाता ब्रेक इवन रेवेन्यू 4 मिलियन। फिर आप निकालते कौन सा रेवेन्यू? बजटेड रेवेन्यू। बजटेड रेवेन्यू इसका 6 गुना है, तो जब आप इसका 6 गुना करते तो आपका बजटेड रेवेन्यू ये आ जाता। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते, वो कैसे निकालते? बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू ओवर बजटेड रेवेन्यू। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो आपके पास जवाब आ जाता 58.3%। इसका जवाब ए है, बिल्कुल ठीक है। डूएबल क्वेश्चन था, हार्ड नहीं कहूंगा, मिडिल लेवल क्वेश्चन कहूंगा। जिनके होले कॉन्सेप्ट है वो फंस जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो आप क्या करोगे? आप सेल्स रेवेन्यू में से जो वेरिएबल वाली कॉस्ट है वो माइनस करके CM निकाल लोगे, फिर फिक्स कॉस्ट जमा करोगे और CM पे डिवाइड करोगे, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये भी डूएबल क्वेश्चन है। आई विल नॉट से कि ये आपसे नहीं होगा। इसका जवाब 17,500 है। इसको आप एक दफा देख लीजिएगा, मैंने आपको अप्रोच बता दी। उसके बाद 57 है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सिंगल प्रोडक्ट, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 36 है, कंट्रीब्यूशन टू CS रेशो 25% है, वीकली फिक्स कॉस्ट 18,000 है, वीकली ब्रेक इवन पॉइंट बता दें। ये भी आसान सा सवाल है, डूएबल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए बन जाएगा। सिंपली आप जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ऊपर आप पूछ रही हैं कि दोनों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना था। कहाँ था ये? 56 का मेरे ख्याल में आपने सवाल पूछा है। तो आपने दोनों, क्या पूछा आपने सवाल? सर दोनों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना था। जी, दोनों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना था और सेल्स में से माइनस करना था। तो आपका क्या आता? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और फिर दोनों फिक्स कॉस्ट को जमा करना है, ये वाली और ये वाली, और ये दोनों फिक्स कॉस्ट को जमा करके उसको फिर डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे, तो फिर आपका जवाब आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 58 में। और अगेन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, डूएबल क्वेश्चन लग रहा है। सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, फिक्स ओवरहेड्स 79104 हैं, और जो एक्सपेक्टेड है कि फर्म कितने यूनिट्स बनाएगी वो 7500 यूनिट्स हैं। तो आप क्या करोगे? आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकालोगे, और ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के लिए आप 79104 को डिवाइड करोगे CM पे। CM 12 है और आपके पास ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन आपके पास आएगा 66952। उसके बाद आप क्या करोगे? बजटेड में से
ब्रेक इवन निकालोगे और बजटेड पे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वो बनेगा 12.1%। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर था इसका। अच्छा, अब कैप्लन के भी क्वेश्चन हो गए खत्म, तो नहीं हुए खत्म, अभी हैं। ओके 59 है अभी, चले 59 भी देख लेते हैं, मैंने समझा कि खत्म हो गए। तो 59 में क्या है कि सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, एक बंदा और हमारा काम हो गया, आई डोंट नो क्यों। फिक्स कॉस्ट 79104 है और it is now expected that product selling price and variable cost will increase by 8% and 5.2%। तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाए 8% से और अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए 5.2% से तो फिर क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट में। तो आपने ये करना है, आपने रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालनी है, आपने रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और फिर रिवाइज सीएम निकालना है और रिवाइज सीएम को फिक्स कॉस्ट को उस पर डिवाइड करना है और फिर परसेंटेजेस इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो ये क्वेश्चन है तो लेंथी, लेकिन ये क्वेश्चन अंडर दी रेंज है और इसका आंसर जो है 59 का वो डी है, बिल्कुल ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बता दी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है ब्रेक इवन रेवेन्यू बताएं, ये मल्टी प्रोडक्ट का है, आपको मैं छोड़ देता हूँ, कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड करना है वेटेड एवरेज सीएस रेशियो पे, फिर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। फिर ये एक हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट आ गया और उसके अंदर उसने कहा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट सेलिंग प्राइस 10 है। अब हमें कैसे पता लग रहा है सेलिंग प्राइस 10 है, इससे पता लग सकता है। अब ये जरा, अच्छा सॉरी, ये कॉम्बिनेशंस हैं फिर स्टेटमेंट के, जरा एक दफा ग्राफ पे नजर मार लें, उसके बाद मैं कॉम्बिनेशंस पे चलता हूँ ताकि हम जरा पिक करें कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है। अब ये देखें जी, ये सेल्स रेवेन्यू है 1 लाख और ये 10,000, तो इसका मतलब है 10 पर यूनिट होगा। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 8 है, इसको आप जरा यहाँ से देख लें, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये कहाँ पे पहुंची हुई है 80,000 पे, नीचे 10,000 है, 8 पर यूनिट हो गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर वो कहता है फिक्स कॉस्ट 30,000 है, ये नजर आ रही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर वो कहता है द प्रोडक्ट अर्न द प्रॉफिट ऑफ 70,000 एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 10,000। अब ये आप बता दें कि 10,000 पे लाख का रेवेन्यू है और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है 30,000 हो गई और वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द प्रोडक्ट इज नॉट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 70,000, तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसका जो जवाब मेरे पास इस वक्त बुक में है उसके मुताबिक बी आंसर है, बी 1 और 3 बनता है। तो मैंने 2 को ठीक किया था, 2 हम जरा दोबारा देख लेते हैं और 2 अगर मैं देखूं तो या तो मुझे देखने में गलती हुई है, मैं जरा दोबारा इसको रेस करके देखता हूँ कि ऐसा है कि नहीं। मेरे ख्याल में 2 को जब हमने देखा तो मैंने जबरदस्ती शायद मिलाया, ये कि शायद इससे नीचे मिलता है, ये जरा स्केल रख के देखना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट और हाँ ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। जरा आपको अगर समझ आया तो आप बता दें। ये वैसे फॉल तो 80,000 पे ही कर रहा है, ये लाइन तो शायद 80,000 पे ही है, लेकिन इसकी कोई और रीजन है। तो कोई जरा मुझे बताएगा कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने पहले निकाली थी 8 पर यूनिट, वो 8 पर यूनिट क्यों नहीं है। ये बेसिकली टेक्निकल है, यहाँ पे इसको हमें पिक करना चाहिए। और फिर बस हम कंक्लूड करते हैं, 1.5 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी काफी हो गए और 40 क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस पोर्टल में है, वो आप इसके बाद कर लेंगे। इस सवाल का जवाब दे दें कि मुझे 80,000 कॉस्ट नजर आ रही है और मैंने 10,000 पे डिवाइड किया तो कॉस्ट 8 पर यूनिट आई, ये वेरिएबल क्यों नहीं है। तो बिल्कुल ठीक जवाब है सिद्रा का कि 80,000 टोटल कॉस्ट है, इसमें 30,000 वेरिएबल कॉस्ट शामिल थी, फिक्स कॉस्ट शामिल थी, तो इसलिए ये बेसिकली टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए वो जो मैंने ऑप्शन टिक कर दिया था वो गलत है, जल्दी में हो गया।
तो बेसिकली इसका जो सही जवाब है वो 1 और 3 है, इसका आंसर बी बनता है। तो आपको ग्राफिकली भी चीजें इस तरीके से समझ आनी चाहिए। आगे लिमिटिंग फैक्टर आ गया, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। जो रिजोर्स हमने करना था वो हमने कर लिया। इसमें से ये जो रिजोर्स है ये काफी डिफिकल्ट रिजोर्स है, इससे मुश्किल नहीं होना चाहिए, इससे आसान होगा इंशाल्लाह। और आप तो प्रैक्टिस पोर्टल में उसको कर लें। खदीजा, मैं आपका जो ग्रुप में सवाल है वो देख लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अभी लाइव तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।